नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निबंध पेपर के विषय में, ऐसे के पेपर के विषय में। हमने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि निबंध का जो मॉडल सेट तैयार किया गया है बीपीएससी के द्वारा वो कैसा होगा। और आज हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि वो क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है, क्योंकि कहीं भी बात की नहीं गई है मॉडल पेपर में या कहीं भी बीपीएससी के द्वारा सिलेबस जारी नहीं किया गया है कि जो है ये जो है खंड ए और खंड बी में इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन जो निबंध के क्वेश्चन होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन जो है हमने कुछ लिखा हुआ है जो यूपीएससी में पूछा गया है। तो इससे एक आइडिया आपको हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन निबंध के पेपर में होते हैं, ठीक है, जो कि यूपीएससी का जिन्होंने निबंध के पेपर नहीं देखे हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि काफ़ी जो स्टूडेंट की शिकायत है कि सर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, आप पढ़ाते हैं तो 1 घंटे का हो जाता है, आधे घंटे का हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में बात यह है कि मैंने कभी भी शॉर्ट में नहीं पढ़ा किसी चीज़ों को, और यही कारण है कि मेरा हर बार रिजल्ट हुआ है। तो मैं कभी भी किसी भी टॉपिक को शॉर्ट्स में नहीं पढ़ता और ना ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। माना कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इससे पहले मैंने हिस्ट्री की क्लास ली थी और मैंने उसमें सिर्फ कर्नाटक युद्ध पढ़ाया था और वो 45 मिनट का हो गया था। तो मैंने यूपीएससी जब मैं तैयारी करता हूँ, यूपीएससी की मैं बात करूँ तो यूपीएससी में कोई भी टॉपिक को आप बहुत ही निम्न तरीके से नहीं पढ़ सकते, शॉर्ट तरीके से नहीं पढ़ सकते। उसे हमेशा जो है विस्तृत रूप में पढ़ना पड़ता है और मैं जो है उसी रूप में आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ हो, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि 1 घंटे का वीडियो है सर का तो स्किप कर करके देख लिया या सीधे वीडियो को ही हटा दिया कि चलिए इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए नहीं पढ़ाता या पढ़ाने की कोशिश करता जो कि स्किप कर देते हैं या मेरे वीडियो को हटा देते हैं। मैं बस 1 या 2 लड़कों के लिए पढ़ाता हूँ या 2 छात्रों के लिए पढ़ाता हूँ या छात्राओं के लिए पढ़ाता हूँ जो कि मेरी वीडियो को पूरी देखती हैं या पूरी देखते हैं, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट भी पूरी वीडियो देखता है मेरी और उससे कुछ उसे नई जानकारी मिलती है जो कि पिछले कई सालों से जो पढ़ रहा होता है उसमें से कुछ भी नया उसे मेरी वीडियो देख के सीखने के लिए मिलता है तो वो मेरे लिए काफ़ी है। मुझे ना ही 30,000 व्यू की ज़रूरत है, ना ही मुझे 10,000 व्यू की ज़रूरत है, ना ही मेरे वीडियो पे 1,000 व्यू की ज़रूरत है। मैं व्यू के लिए पढ़ाता ही नहीं। अगर व्यू के लिए पढ़ाना होता तो थोड़े से जो है मैं लिखता मैराथन है, मैं लिखता शॉर्ट में बताने की कोशिश करता, तीनों युद्ध 10 मिनट में खत्म कर देता कर्नाटक का। मैंने जो 18वीं सदी का सिर्फ राजनीति दशा जो है वो लगभग 1-1.5 घंटे मैंने पढ़ाया है कि राजनीति दशा क्या कैसे होती है, ठीक है। तो वो मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा सकता आप लोगों को। अगर आपको पढ़ना है शॉर्ट में तो काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा जो है टीचर मेहनत कर रहे हैं, शॉर्ट सारे वीडियो दे रहे हैं। आप उनकी जो है वो देख सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यहाँ पढ़ने का एक ही मकसद है मेरा कि एक भी स्टूडेंट कुछ नया सीख रहा है तो वो मेरे लिए काफ़ी अहम है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर मैं खुद की पढ़ाई से किसी के को जो है कुछ भी नयापन दे रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत है। बस मैं उसी को ध्यान में रख करके वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी शिकायत आ रही है कि सर बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, इस वजह से मैंने बोला कि आपको कुछ नया सीखना है तो समय आपको देना होगा। और बाकी के लिए तो काफ़ी सारे चैनल हैं, आप जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है। अब चलिए, हमने बात की निबंध की, ठीक है। अब देखिए निबंध का क्वेश्चन होता कैसे। पहले मैं क्वेश्चन एक तरीके से बता दूं, फिर मैं बताऊंगा कि निबंध लिखा कैसे जाता है यूपीएससी में। अभी जो हाल फिलहाल जो है 68वीं बीपीएससी में इसे जोड़ा गया है, तो आप कैसे लिख सकते हैं उस निबंध को और अपना निबंध जो है अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। देखिए, खंड ए और खंड बी और खंड सी में बांटा गया है। आप जैसे देख रहे हैं, आपके पास मॉडल पेपर पहुंच ही गया होगा अगर 68वीं की आप तैयारी या एग्जाम दे चुके हैं तो। अब देखिए, नहीं पहुंचा तो मैं साइड में लिंक दे दूंगा, आप मॉडल पेपर देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया है, या फिर
मैंने @टू ग्रोथ GROWTH है 2023 लिखेंगे तो आपको एक चैनल मिलेगा, वहां पे भी मैंने मॉडल पेपर बीपीएससी के द्वारा दे रखा है। देखिए खंड ए और खंड बी क्या होता है कि जीएस पेपर से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन होंगे, ज्यादातर होते हैं। ठीक है, इसमें हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है, इकोनॉमिक्स का भी हो सकता है, सामाजिक शास्त्र का भी हो सकता है, जो है नागरिक शास्त्र भी हो सकता है। ठीक है, और या फिर मुहावरे हो सकते हैं। तो आपके जो बौद्धिक क्षमता है, जो बुद्धि आपकी है, वो उसकी जांच हो रही है। ठीक है, जीएस पेपर में उन्होंने जो है फैक्ट की जांच आपसे कर चुका है। अब निबंध पेपर में आपकी तार्किक जो है वो क्षमता को जांचने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है अगर आपके पास एसडीएम बनते हैं, ठीक है, या फिर डीसी बनते हैं, ठीक है, डीएसपी बनते हैं या डीएम बनते हैं आईएएस में, तो आपको अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए कोई ऐसा तर्क लेकर के, कुछ ऐसी बातें लेकर के जो कि आप उसे अच्छे तरीके से समझा पाए अपनी क्षमता के द्वारा, और वो व्यक्ति समझ करके वो आंदोलन या वो उग्र, अगर कोई मान लीजिए कि कहीं पे कुछ उग्र हो रहा है, ठीक है, शीशे तोड़े जा रहे हैं, गाड़ी जो है जलाई जा रही है किसी चीज को लेकर के, और आपने उसे अपनी बातों से समझा दिया, उसी की जांच आपको निबंध पेपर में की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अहम पेपर है किसी भी जो है सिविल सर्विस के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामलों में वन सर्वोत्तम प्रतिमान है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहली बात है कि ये इकोनॉमिक्स टर्म से जुड़ा हुआ है, हो सकता है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आर्थिक समृद्धि, पहले आप इस कीवर्ड को परिभाषित करें, फिर इसमें एक कीवर्ड आया वन, वन क्या होता है, उसके बाद एक कीवर्ड आया प्रतिमान। पहले आप क्या करें, कोई सी भी क्वेश्चन को, निबंध के पेपर को, आप प्रश्न को जो है वो तोड़ के पढ़ें। तोड़ने से क्या होगा कि आप कुछ कीवर्ड को वहां से पिक कर लें कि आखिर में इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, उस कीवर्ड को तोड़ने के बाद आप एक साइड में रफ में आप उसका एक समरी टाइप का लिख लें कि पहले हमको क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, और लास्ट में जो है निष्कर्ष हमको क्या देना है। इससे क्या होता है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि पहले कौन सी चीजों को लिखना है। अगर डायरेक्ट आप इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं तो बाद में लास्ट में पता चलता है कि ये चीजें जो है इससे पहले होनी चाहिए थी, जो कि मैं अब लिख रहा हूं, हो सकता है कि ये पहले की लाइन में लिख देता तो और ज्यादा अच्छा मेरा आंसर हो सकता था। तो ये गलती ना करें कि जो कॉपी जांच रहा है उसे ये पता चले कि ये चीजें जो है, जहाँ कोई शब्द कहीं पे यूज हो रहा है, किसी को जहां लिखना चाहिए था वहां नहीं लिख करके सबसे अंत में लिख रहा है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो कीवर्ड पिक करें, क्या है उस कीवर्ड का अर्थ, उसके बाद उसके आंसर को लिखें, और रफ में पहले इस चीज को देख लें कि क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कवि जो है संसार का अनधिकृत रूप से माननीय विधायक होता है। ये यूपीएससी का जो है निबंध पेपर है। यूपीएससी में मात्र 2 ही खंड होते हैं, खंड ए और खंड बी। इसमें से आपको एक प्रश्न का आंसर और इसमें से भी खंड बी से भी एक प्रश्न का आंसर देना होता है, जो कि 1200 लगभग शब्दों में होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 खंड हैं बीपीएससी में, खंड ए, खंड बी और खंड सी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको चारों आंसर जो है आपको आने चाहिए। हो सकता है कि इसमें से 2 ही आपको दे बनाने के लिए, इसमें से भी 2 दे और इसमें से भी 2 दे। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि ऐतिहासिक वैज्ञानिक मनुष्य पर विजय हासिल करने के लिए एक सिलसिला होता है। ठीक है, तो देखिए एक तरीके का हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो इतिहास से सीखकर नए नए इन्वेंशन करते हैं, नई नई खोजें करते हैं। जैसे हमें अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो पहले गर्मी लग रही थी, तो पहले में हम लोग क्या कर रहे थे, किसी भी तार के जो पंखे होते हैं उससे हम लोग हवा कर रहे थे। फिर खोज हुई पंखे की। ठीक है, उसके बाद क्या खोज होती है, और गर्मी फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रही तो कूलर की। कूलर के बाद क्या हुआ, एसी आया।
तो हमने क्या किया, इतिहास से कुछ चीजें सीख करके ही नए नए इन्वेंशन किए, नई नई खोजें की। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है, परंतु इसके लिए वो होता नहीं। जहाज बनाया गया है न कि बंदरगाह पर खड़ा करने के लिए, बल्कि उसे समुद्र में उतारने के लिए। ठीक है। अगर वो समुद्र में आएगा ही नहीं, जहाज जो शिप होती है पानी वाली, तो अगर वो जहाज हम लोग पानी में ही नहीं उतारेंगे उसको, तो बनाया किस लिए है। ठीक है। तो वही चीज को ये कह रहा है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आपको बेड पे आराम मिल रहा है, लेकिन आराम करने से आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी होगी, आपको परिश्रम करनी होगी उसके लिए। अगर आपको दिनचर्या के लिए कोई सामान चाहिए तो आपको मार्केट जाना ही होगा। दुर्घटनाएं होंगी, आपने देखा होगा सड़क दुर्घटनाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे निकलना ही बंद कर दें। ठीक है। आप सुरक्षित हैं घर में, फिर भी आपको जो है निकलना पड़ता है अपने उस लाइफ को चलाने के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप बेड पे आराम करके चाहेंगे कि हमसे बीपीएससी हो जाए, हम एसडीएम बन जाए, तो वो नामुमकिन जो है वो नहीं है। आपको उसके लिए परिश्रम करना होगा, आपको उठ के बैठना होगा, आपको बुक सारी पढ़नी होगी, आपको नए नए नॉलेज गेन करना होगा, तभी आप जो है इस लेवल पे आ सकते हैं। खंड बी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि छप्पर मरम्मत करने का समय जो है तभी होता है जब धूप खिली हो। ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, समय। अब देखिए समय से रिलेटेड कैसे, कि आप जब छप्पर की मरम्मत करते हैं तो बारिश या बरसात के मौसम में मरम्मत नहीं करते। उसकी मरम्मत आप कुछ समय पहले, यानी कि गर्मी के समय में ही आप छप्पर को अच्छी तरीके से मरम्मत कर लेते हैं, ताकि बारिश का जब समय आए तो हम लोग या हमारा परिवार जो है, हमारा घर जो है, हमारे सामान जो है वो सुरक्षित रहे। इसका मतलब क्या है कि आप जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम के डेट के दिन नहीं करते, बल्कि एक साल पहले से उसमें लगे होते हैं कि हमें जो है एसडीएम बनना है, हमें एसडीएम बनना है, हमें जो है टीएम बनना है, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें आईपीएस बनना है। ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, हम उसकी प्लानिंग बहुत पहले से करते हैं। तो सेम क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन कहते हैं आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, यानी कि जो समय आपका बीत चुका है फिर से वो समय आप वापस नहीं ला सकते। आप प्रश्नों को समझें कि वो बोलना क्या चाह रहा है, आप कीवर्ड उठाएं। ठीक है। नदी, उसी नदी का मतलब क्या होता है, जो नदी अभी बह रही है, दोबारा नहीं उतर सकते। अब नदी की पानी की धारा जो है आगे की ओर फ्लो हो गई, तो आप यहां जो है कैसे उतरिएगा उसमें, क्योंकि ये धारा तो आगे की ओर बढ़ गई, यानी कि आपका जो टाइम है वो निकल गया है। और जब निकल गया है जो टाइम, जैसे बचपन का जो समय है आपका वो निकल चुका है, आप फिर से बच्चे नहीं बन सकते। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये टाइम मैनेजमेंट की जो है वो बात की जा रही है। हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट एक चुनौती का साधन है, चुनिंदा साधन है, माफ कीजिएगा। कोई भी आपको परेशानी हो, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, और मुस्कुराहट से क्या होता है कि आपका माइंड जो है उस चुनौती को हैंडल करने की ताकत आ जाती है। आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, कोई भी परिस्थिति हो, एक गेंद पे या 3 गेंद पे 18 रन बनाने हो, ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो, उस समय उस व्यक्ति की जो है मुस्कुराहट हमेशा साथ रहती है, कूल बने रहते थे। वो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते थे कि मतलब हम मैच जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन 3 गेंद है, 3 गेंद तो मेरा है। अब इस 3 गेंदों का यूज कैसे करना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। जब आप माइंड में एक तरीके का कंफर्ट लेते आते हैं, तो आपकी कोई भी चुनौतियां हो, कोई भी असमंजस हो, वो आपको आसानी से हैंडल हो जाती है, आसानी से वो आप कर जाते हैं। ठीक है। तो देखिए किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका अर्थ ये नहीं, कदापि नहीं है कि उनमें से ही किसी एक का होना ठीक होगा। आपके पास बीपीएससी है, आपके पास एसएससी सीजीएल है, आपके पास यूपीएससी है, आपके पास दरोगा है, ये विकल्प हैं आपके पास जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो जरूरी ये नहीं कि आप कंपटीशन में ही कुछ अच्छा करें,
हो सकता है कि कंपटीशन पढ़ते पढ़ते आप कुछ ऐसा इन्वेंशन कर दें, ऐसी खोज कर जाएं जिससे कि जो है आप चाह नहीं रहे थे कि वो चीज़ें हों, फिर भी आप जो है वो दूसरी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा गए। काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि आईआईटी किए हैं, ठीक है, और वो एक अच्छा जो है वो आईएएस ऑफिसर बनेंगे। जबकि आईआईटी किस वजह से किए थे कि हमें कुछ खोज करनी है, कुछ अच्छा चीज़ें जो है हमारे भारत को देनी है, आईटी सेक्टर में काम करना है, लेकिन वो कहाँ आ गए, सामाजिक में आ गए। कर रहे थे कुछ, लेकिन नाम कहाँ कमाया, अलग क्षेत्र में, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि आपके पास जरूरी नहीं कि जो विकल्प है वही आपके लिए ठीक हो, उसके अलावा हो सकता है कि कोई ऐसा चीज आपके साथ घटित हो जिससे कि आप बहुत ज्यादा फेमस हो जाए। समझ में आएगी बात। चलिए, अब ये हमने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं यूपीएससी में। अब देखिए खंड सी की बात करें, यानी कि बिहार की, तो बिहार से जो क्वेश्चन होगा, हो सकता है कि शिक्षा पे हो, हमारी शिक्षा पे, कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है भारत की तुलना में जो है वो अच्छी नहीं है, इसे कैसे अच्छा किया जाए, या गरीबी पे हो, माफ कीजिएगा, गरीबी पे हो सकता है, पलायन पे हो सकता है। हमारे जो यहाँ के जो भी लोग हैं पलायन करते हैं बहुत सारे शहर में अपनी जो है दिनचर्या को चलाने के लिए। आपदा पे हो सकता है, जाति जनगणना हो सकता है कि बीपीएससी या सरकार ये चाह रही हो, एक तरह का फीडबैक आपसे मांग रही हो कि जो हमने जो है जाति जनगणना कराई है उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। तो हो सकता है ये फीडबैक तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि जाति जनगणना जो है वो कितना सही है, क्योंकि पूरे भारत में नहीं हो रही है, सिर्फ बिहार में हो रही है। तो आखिर में इसका आपको दो तरीके से लिखना है, पक्ष भी और विपक्ष भी, ठीक है, किसी भी टॉपिक का, ठीक है, उस पर गहन चिंतन कीजिए। बिहार के लोग परिश्रमी होते हैं, ठीक है, कुछ निकाले ना निकाले कोई भी चीज में लग जाते हैं, तो जो है प्यार में लग गए तो पहाड़ तोड़ देंगे, और यूपीएससी में लग गए तो यूपीएससी फोड़ देंगे, ठीक है। तो परिश्रमी होते हैं, इस टॉपिक पे अगर बात आ जाए, ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है निबंध में। किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है आपने ये देख लिया। चलिए, अब हम बात करेंगे कि निबंध के पेपर को लिखा कैसे जाए, ठीक है, क्या तरीका होता है निबंध, एक निबंध को लिखने का क्या तरीका। सबसे पहले बात करें तो निबंध के पेपर जो है बीपीएससी में दिया क्यों गया है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी निबंध के पेपर को देने के लिए, क्यों, ठीक है। उसके बाद जब जरूरत क्यों पड़ी हमारी निबंध की पेपर को, ठीक है, उसके बाद उस निबंध के पेपर में हमें जो है वो क्या लिखना है, हमें जो है वो क्या लिखना है और कैसे लिखना है, क्यों, क्या और कैसे, तीन चीजें। निबंध के पेपर जो बीपीएससी ने दिया हुआ है उसमें ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो आप जब बन जाइएगा, जब आप सिविल सेवा के अधिकारी होंगे, तो आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी, कई प्रकार की चुनौतियां आएंगी। उस चुनौती को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, आपकी क्षमता क्या है, कहीं उग्र को और उग्र तो नहीं बना देंगे, ठीक है। उस तरीके की क्षमता की जांच जो है आपको की जा रही है, यानी कि आपके पास कितना ज्ञान है, इस चीजों के बारे में आपको पता करनी है। ज्ञान कई तरीके के हो सकते हैं, एक सामाजिक ज्ञान है, एक किताबी ज्ञान है, ठीक है। तो आपको सभी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता यहाँ पे पड़ सकती है। जो किताबी ज्ञान है उसका जो है आपकी जांच जीएस पेपर में हो चुकी है। अब आपके मानसिक क्षमता, ठीक है, उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता, जिसको कि ये सभी मिलाकर के जो है वो बुद्धि की क्षमता आपकी जांच हो रही है,
ठीक है, कि आपकी जो है वो कैपेसिटी कितनी है ज्ञान की। ठीक है, उसके बाद आपके इसी में है बुद्धि कौशल की जांच आपको की जा रही है कि आपके पास कितना दिमाग है। सेम चीजें इसी का एक भाग हो गया। ठीक है, उसके बाद आपकी जांच की जा रही है कि आप जो है इसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, यानी कि जो आपके पास दिमाग है, क्योंकि जीएस पेपर आपने प्री क्वालिफाई किया है, जीएस पेपर में अच्छा नंबर लाया है, तो दिमाग तो है, लेकिन उस दिमाग का उपयोग आप किस प्रकार से कर रहे हैं। कहीं गलत चीजों में तो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आपकी उपयोगिता यानी कि जो इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से आप जो है वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, उसकी जांच के लिए ये पेपर बनाया गया है। समझ में आ गई बात कि क्यों है। अब देखिए कि इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है, कैसे कैसे हम इस पेपर को लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इंट्रो लिखनी होती है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमें इंट्रो यानी कि प्रस्तावना, उसके बाद मध्य बॉडी, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष। 3 भागों पे हमें जो है कोई भी निबंध के पेपर को 3 भागों में आप बांट करके लिखें। पहला प्रस्तावना, यानी कि आपने देखा हुआ संविधान की प्रस्तावना जो है, पूरे संविधान का जो है वो एक तरीके का इंट्रो है कि संविधान में क्या क्या चीजें हैं, सिर्फ आप प्रस्तावना पढ़ करके आप बता सकते हैं। किसी फिल्म का जो ट्रेलर है, आप ट्रेलर देख करके डिसाइड करते हैं कि मूवी कैसी है, मुझे मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो सेम चीजें हैं इंट्रो। आपको क्या करना है कि ऐसा इंट्रो लिखना है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जो है सहने वाला बंदा जो है आगे की ओर आप पढ़े कि आखिर में क्या चीजें हैं। यानी कि या तो आप दिलचस्प लिखें, ठीक है, इसे आप रोचक कर सकते हैं कि आपका जो लिखने का तरीका है एक रोचकता उसमें होनी चाहिए। ठीक, सेकेंड बात यह है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको वो किसी भी कोड के जरिए होना चाहिए। कोड का यहां पे क्या अर्थ है कि या तो वो दोहा होगा, या तो सुविचार जिसको बोलते हैं, ठीक है, या कोई मोटिवेशनल लाइन, ठीक है, मोटिवेशनल कोई लाइन हो, स्पीच हो, या फिर कोई भी जो व्यक्ति हैं जो कि महान पुरुष हैं, महान व्यक्तित्व के जरिए जो भी शब्द कहा गया है उसको कोड कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, जैसे बारिश पे है, पानी पे है, तो आप कबीर की कोई एक दोहा निकाल के पानी पे, जो कि पानी की अहमियत को बताता हो, उसको कोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखना शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें बोल सकते हैं, चाहे वो गांधी जी से रिलेटेड हो, जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड हो, ठीक है, ये चीजें जो है आप में, माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी से। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके लैंग्वेज में वो चीजें झलकनी चाहिए जो एक सिविल सर्विस के जो अधिकारी होता है उसमें हो। सबसे पहले कोई भी जो भी महान व्यक्ति हैं उनके पीछे आप जी लगाना बहुत ही अहम है। आप जब निबंध लिखेंगे, अगर किन्हीं व्यक्ति का जो है वो परिचय दे रहे हैं या किन्हीं व्यक्ति को आप कोड कर रहे हैं, तो उनके साथ जी जरूर लगाएं, ताकि आपकी जो भावना है उनके प्रति वो जाहिर हो सके। ठीक है, कोई भी महान व्यक्ति हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है,
कोई भी व्यक्ति हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए। ये नहीं कि मोदी ने ये काम किया, मोदी ने वो किया, मोदी अच्छा है, मोदी बुरा है, नहीं, मोदी जी, ठीक है, राहुल गांधी जी, न कि राहुल गांधी। जब आप किसी के पीछे जी लगाते हैं तो आपकी व्यक्तित्व की झलक उसमें पड़ती है कि आपकी जो आप जो व्यक्ति हैं वो किस तरीके का व्यक्ति है। जी लगाने से आप नॉर्मल व्यक्ति दिखते हैं, न कि क्रूर व्यक्ति, ठीक है। तो आप अपने निबंध में इन छोटी छोटी बातों का खासा ध्यान रखें, ठीक है। यह हो गई बात है। आपको इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको देनी है सटीक होना चाहिए, प्रश्न के अनुसार होना चाहिए, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार होना चाहिए। ये चीजें संक्षिप्त होनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक यही मध्य भाग में भी हम लिखेंगे। कोई भी चीजें की जो चीजें हैं वो संक्षिप्त में होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। जो भी आप बात बोल रहे हैं वो सटीक तरीके से, ये नहीं कि जहां तहां से आप बोल दिए, ठीक है, वो सटीक होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। यानी कि क्या कहें इंफॉर्मेटिव को, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसका क्या होता है हिंदी, जो भी होता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें जब बीच के भाग लिख रहे हो तो मुद्दा, कोई भी मुद्दा अगर उससे रिलेटेड है तो आप उस मुद्दे को डाल सकते हैं, करंट का हो, पहले का हो, ठीक है। उस मुद्दे का दो पक्ष होगा हमेशा। एक पक्ष होगा जो कि उस मुद्दे को सपोर्ट में होगा, यानी कि पक्ष और विपक्ष, इन चीजों के बारे में आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चुनौतियां कुछ होगी उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद जब निष्कर्ष आप लिखेंगे तो इन चुनौतियों का समाधान, ठीक है, समाधान सिर्फ नहीं लिखना है कि बस निष्कर्ष लिखे समाधान। और ज्यादातर क्या करते हैं कि इसकी समरी लिख देते हैं, ये दोनों की समरी को निष्कर्ष में लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, इससे रिलेटेड आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे कुछ नयापन होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो आपका ये प्रस्तावना को, यानी कि इंट्रोडक्शन को और आपके निष्कर्ष को ही पढ़ेगा। ये पढ़ेगा कि आपको जो है प्रस्तावना क्यों होता है, कि आप वो जो क्वेश्चन बोला गया है, इस प्रस्तावना से पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन या आपके आंसर की जांच ये करे या ना करे। अगर आपने प्रस्तावना ही ढंग से नहीं लिखा, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है और आपने जो है इंट्रो ही अच्छा नहीं दिया, कुछ किसी और क्वेश्चन का इंट्रो दे दिया, तो आगे की जांच जो है वो नहीं होगी, वो अपने मन से आपको कुछ नंबर दे करके निकल जाएगा। अगर आपका इंट्रो अच्छा है तो उन्हें मजबूरन होकर के आपके निष्कर्ष तक पहुंचने का जो है वो उन्हें जरिया मिलेगा कि नहीं, उन्हें ये इंट्रो होता है कि आपके क्वेश्चन को वो चेक करें या ना करें, निष्कर्ष ये होता है कि आपको कितना नंबर देने चाहिए उन्हें। तो आपको इंट्रो और निष्कर्ष, ये दोनों चीजें जो है, आपको प्रस्तावना और निष्कर्ष दोनों चीजें जो है वो काफी अच्छी लिखनी है। समझ में आएगी बात। अब देखिए, समाधान का दो जरिया हो सकता है कि आप समाधान आधारभूत हो, ठीक है, और दूसरा कि व्यवहारिक संबंधी हो। व्यवहारिक संबंधी, अब इसका अर्थ क्या हुआ समाधान का, यानी कि जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे शिक्षा को लेकर के, ठीक है, तो शिक्षा के लिए लेकर के क्या समाधान हो सकता है कि स्कूल खोलिए, ठीक है, पंचायत लेवल पे जो है लोगों को जागरूक करवाइए, ठीक है, यह समाधान हो सकता है शिक्षा को लेकर के। अच्छी शिक्षा, अगर हमारे समाज में अच्छी शिक्षा को लाना है तो ये दो तीन चीजें, काफी चीजें हो सकती हैं, हम लोग पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं निष्कर्ष में। लेकिन इसका वहां पे काम हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी आपको जागरूक होना चाहिए। यानी कि व्यवहारिक जो संबंधी समाधान है,
कि मतलब स्कूल तो खोल दिए, स्कूल में टीचर है कि नहीं है, पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही, इन चीज़ों को भी हमें जो है पॉइंट आउट करना होगा कि ये चीज़ें भी कैसे सुधरेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्कूल खोल दिया उसके बाद सो गए, कि स्कूल है टीचर हैं तो पढ़ाते ही होंगे, नहीं, हमें सभी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। समझ में आ गई बात कि आपका जो ऐसे का पेपर है वो कैसा होना चाहिए, उसकी प्रस्तावना यानी कि इंट्रो इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई भी एग्जामिनर कॉपी आपके आंसर को वो जांचने के लिए मजबूर हो जाए, और निष्कर्ष इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको जो वो इंट्रो या फिर आपने जो आंसर लिखा है उनमें जो है मार्क्स अच्छे मिले, यानी कि ये आगे के उत्तर को जांचने के लिए ये अच्छा होना चाहिए, और दूसरा ये मार्क्स के लिए, यानी कि नंबर आपके अच्छे आ रहे हैं, इसी निष्कर्ष से आपके नंबर पॉइंट आउट होते हैं। समझ में आ गई बात कि किस तरीके से हमको निबंध के पेपर को लिखना चाहिए। ठीक है, हमेशा कोई दोहा या कुछ उससे रिलेटेड, अगर महिला से रिलेटेड है तो महिला से रिलेटेड कुछ आप कोडिंग कीजिए। अभी हाल फिलहाल में ही अगर महिला के द्वारा कोई योजनाएं चला रही हैं तो उससे रिलेटेड आप उसमें कोड कीजिए। ठीक है, तो जो भी चीज़ें अगर आ रही हैं सामने करंट से भी और विश्व से भी, वो चीज़ों को आपको फैक्ट के साथ, ठीक है, आपको इसमें शामिल करना है। कुछ अनर्गल बात नहीं लिखनी है कि कुछ पूछ रहा है कुछ और महिलाओं के सुधार के विषय में और आप महिला के डेवलपमेंट के विषय में बात बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले तोड़िए, तोड़ करके उसके कीवर्ड को निकालिए, कीवर्ड को समझिए, कीवर्ड समझने के बाद एक रफ में आप उसकी पूरी समरी तैयार कीजिए कि हमें क्या क्या लिखना है, किस हिसाब से लिखना है। उसके बाद फिर जा करके आप क्वेश्चन जहाँ पे दिया गया है उसके नीचे आंसर आप लिखना शुरू करें। आंसर लिखने के क्रम में आपका इंट्रो यानी कि आपका टेलर जो होगा वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि जो है आपको वो एग्जामिनर जो है वो कॉपी जांचने के लिए मजबूर हो। और जब आप लास्ट में जब आप निष्कर्ष को लिखते हैं उस समय भी इन चीज़ों की खास ध्यान रखें कि पहले जो मैंने लिखी है उन सभी चीज़ों को निष्कर्ष में शामिल न करें। ठीक है, हम उसके निष्कर्ष लिख रहे हैं तो हम उसके समाधान को लिखें, हम उसमें कैसे और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं वो चीज़ों को लिखें। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है निष्कर्ष। ठीक है, तो आपने निबंध के पेपर को देखा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लिखनी होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और हो सकता है कि मैं कुछ निबंध के पेपर आपको दूं। ठीक है, और ग्रुप है इसी चैनल पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा। मैं आपको निबंध के कुछ कुछ क्वेश्चन जो है देता जाऊंगा और आप अपनी जो है निबंध लिख करके मुझे सेंड करते जाएंगे। उसके बाद जो है हम उसकी जांच करके आपको जो है पुनः उसमें नंबर वगैरह जो है हम आपको देंगे, यानी कि आपकी कॉपी की जांच होगी। ठीक है, और एक अच्छे लोगों के द्वारा जांच होगी जिन्होंने मेंस से यूपीएससी का दिया हुआ है, निबंध के पेपर दिए हुए हैं और अच्छा नंबर लाया हुआ है, उनसे आपकी कॉपी की जांच होगी। तो ये चीज़ें जो है आप निश्चिंत रहें और ज्वाइन कर लें चैनल को। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जितने भी टॉपर्स, ठीक है, जितने भी टॉपर्स की कॉपी जो है, ठीक है, वो आप अपने पास एक बार से डाउनलोड करके नेट से और उसे ज़रूर एक बार देखें कि उन्होंने ऐसे के पेपर जो है, उन्होंने निबंध के पेपर जो है वो कैसे लिखा है और उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है उसमें दी रखी है। ठीक है, मैं जो है एक वीडियो जो आपको लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें कि कुछ जो टॉपर्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं, उनके यूपीएससी की जो कॉपी है उन्हें जो है निबंध की कॉपी, ठीक है, आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वो एक अलग से सीरीज उसकी होगी जो कि निबंध के पेपर से रिलेटेड होगी। ठीक, तो ये आपने देखा कि टॉपर्स के जो है हमेशा जो है आपको कॉपी को ध्यान में रख करके अपने निबंध की तैयारी करना है कि उन्होंने कैसे लिखा और अच्छे खासे नंबर उन्होंने गेन किए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।